अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। टुडे इज़ अ थर्सडे एंड वी आर जस्ट अ डे अवे फ्रॉम द वीकेंड। वैसे तो बार बार ये बात कही जा रही है कि जब आप लॉकडाउन में हैं कई लोगों को दिनों की गिनती भूल गई है, याद भी नहीं कि कब आखिरी दफ़ा बाहर निकले थे। वैसे हम नहीं, हमारी तो पूरी टीम आपके सामने रोज़ाना हाजिर होती है, लेकिन पीपल आर फॉरगेटिंग कि हफ्ते का कौन सा दिन है, महीने की कौन सी तारीख है। कोई बात नहीं, ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन आज इस मौजू पे हमने सबसे पहले बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, यू आर लाइकिंग द सोशल मीडिया इंटरेक्शन दैट आई एम हैविंग। और कल हमने ज़रा एक नई चीज़ ट्राई की थी, हमने कहा कि हम इसको टॉपिक बेस्ड रखेंगे। तो आपका, मेरा, हम सब का फेवरेट टॉपिक के हम अपने बारे में जो सोचते और फील करते हैं उससे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। आपको दुनिया के तमाम तमगे मिल जाएँ, एक्नॉलेजमेंट्स मिल जाएँ, लोग आपको सराहें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, लेकिन जब तक आप उस पर खुद यकीन नहीं रखते एंड यू फील एंड यू थिंक दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये सब चीज़ें सिर्फ ज़ाहिरी होंगी और आपको फुलफिल नहीं करेंगी। तभी आप एक एहसास महरूमी का शिकार रहेंगे। कल हमने सेल्फ इस्टीम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की। आज भी देयर विल बी अ टॉपिक, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस। जो लोग अभी तक हमारे इन इंस्टाग्राम सेशंस को ज्वाइन नहीं करते हैं, लेट मी टेल यू, यू आर मिसिंग आउट। तो इंस्टाग्राम पे @इकबाल सिद्रा एंड ऑन फेसबुक sidraiqbal.official, ये दो मेरे फोरम्स हैं एंड वी रेगुलरली इंगेज विद यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं जी। जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे लॉकडाउन की नौयत और उसकी डेफिनेशन के ऊपर बाकायदा एक बहस हो रही है। आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले भी अपनी स्पीच में इसको रजिस्ट किया और उसके बाद भी अब तक की जो डिस्कोर्स डेवलप हुई है, जैसे जैसे मुश्किलात सामने आ रही हैं, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा कारआमद बनाएं। जो चाइनीज़ वफ़द पाकिस्तान पहुँचा, उनका मशवरा, उनकी माहिराना राय यही है कि पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता अगर इस लॉकडाउन को इस वक्त ईज़ ऑफ करता है। लेकिन दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें और इसके साथ साथ अगर आप मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को देख लें, एसोसिएशंस को देख लें, ताजिर बिरादरी को देख लें, दिहाड़ीदारों को देख लें, उनका ख्याल है कि घर में बैठना इस तरह उनके लिए अब नागुज़ीर होता जा रहा है। उनके लिए बाहर निकलना, रोज़गार कमाना, आगे वाला माह रमज़ान का महीना जिसमें अखराजात भी बढ़ते हैं और जिसमें जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग पावर डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। लेकिन ओवरऑल मईशत का पहिया काफ़ी हद तक सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चुका है। माहिरीन हम बुलाते रहते हैं और उनका ख्याल भी ये है कि आने वाले दिनों में शायद मुश्किलात में इजाफा होगा। हम ये भी देख सकते हैं कि जो बेहतरीन सबसे ताकतवर ममालिक हैं उनमें भी इस वक्त उनके रिलीफ पैकेजेस वो लोग ऑफर कर रहे हैं और काफ़ी माली मुश्किल का उनको भी सामना है। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यू कैन स्टे इन टच विद मी वाया आर लाइव नंबर्स। आपके सामने हमारा टेलीफोन नंबर है, कॉल करके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में है, क्योंकि हम देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और विफाक और सूबाई हुकूमतें, ऐसा लगता है एक पेज पे कुछ मामलात पे नहीं है, खुसूसन अगर लॉकडाउन को ईज ऑफ करने की बात की जाए। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। क्या वो चाहते हैं कि लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म किया जाए, लोगों को काम करने की, अपने अपने रोज़गार पे जाने की इजाज़त मिले। खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जिसके लिए विफाक तो कहता है कि थोड़ी लचक का मुजाहरा करें, प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें, लेकिन सूबाई हुकूमत इसमें कोई लचक नहीं दिखा रही। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर जाकिर साहब, आप ओनर हैं, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स के। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपसे अगर यही सवाल मैं करूं, पहले लगा था कि उम्मीद की एक किरण दौड़ी है, वफाकी हुकूमत तो ये चाहती है कि आप लोगों को रिज्यूम करने दिया जाए अपनी एक्टिविटी, लेकिन सूबाई हुकूमत का इस वक्त इरादा नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और इनवाइट किया आज इस टॉपिक पे, जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी दुनिया के लिए। और ये जो कोरोना की वबा है, ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है, क्योंकि कुरान पाक में बहुत वाज़े अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं बड़े अज़ाब से पहले छोटे छोटे अज़ाब नाजिल करूँगा ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ। तो एक तो इस तरह से, क्योंकि देखें हमारी अपनी ज़िंदगियों में
हमने इतनी बुरी सिचुएशन इससे पहले कभी नहीं देखी। और आज अमेरिका देखे, जो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग पावर समझता था इस कुर्रे अर्ज पे, वो भी आज बेबस है। और जो लाशें वो उठा रहे हैं, कल का फिगर 2200 था, अब दफनाने को उनके पास जो है वो मसाइल हैं। और मतलब इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े रिसोर्सेज के साथ अगर इसको नहीं फाइट कर पा रही है, तो हम एक छोटा मुल्क होने के नाते इसको कैसे फाइट करेंगे, लेकिन जाकिर साहब, ये सोचना है हमने सबसे पहले। एक आई फील के it is not the battles that we lose that haunt us the most, but the ones we never muster the courage to fight. तो इस वक्त ना लड़ना तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जो सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि आपकी माशाल्लाह एक बड़ी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज है, कितने लोग आपके साथ परमानेंटली, तो इसमें कोई भी नहीं होता, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल्स होते हैं, तो कितना बड़ा ऑपरेशन सिस्टम है, कितने लोगों का रोजगार सिर्फ आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है? देखिए, मेरे पास तकरीबन 450 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, जिनका रोजगार मेरी कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है। और तकरीबन 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा था ये लॉकडाउन से पहले, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो लोग सब बेरोज़गार हो गए। इसमें कुछ जो पेरोल पे हैं उनका तो हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो पेरोल पे नहीं हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं, सबसे बड़ा मसला उन लोगों का है। और देखिए, अब एक तो हकीकत जो है वो सब पे आया है कि ये वायरस बहुत जल्द ख़त्म नहीं होने वाला। अगर WHO की रिपोर्ट ही आप देख लें तो 6 महीने से 1 साल लग सकता है। तो हमने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने, मैं समझता हूँ, जो भी पॉलिसीज़ बनानी है वो लॉन्ग टर्म बनाएं। आपका क्या प्रपोजल है? आप क्या चाहेंगे कि इस वक्त हम लॉकडाउन की सिचुएशन में, बात आपका खदशा बिल्कुल सही है कि हो सकता है ये साल भर तक चले, लेकिन इस वक्त तो वजीर आला सिंध अगले 2 हफ्तों की बात करें, तो 2 हफ्तों पे प्रेशर क्यों दिया जा रहा है कि नहीं जी आज ही खोल दें? यही मैं कह रहा हूँ ना, क्या 2 हफ्तों के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ? 2 हफ्तों से आप बेंड द कर्व कर सकेंगे। इस वक्त जिस साइंटिफिक डेटा की आप बात कर रहे हैं जाकिर साहब, अगर इस वक्त खुदा ना खास्ता 100 लोगों की ये वबा को कॉन्ट्रैक्ट करने की एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको कम करके 2 लोगों पे ले आएंगे, इससे बड़ी विन तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो 2 हफ्तों में क्या कबाहत है? देखें कोताहियां क्या हुई, पहले तो ये देखना है ना, सबसे पहले हमने बॉर्डर बंद करना था। हमें तो पता था ये बाबा, ये तो ठीक है, वो हमसे हो गई गलती, हम वहां कंट्रोल नहीं कर सके, ये मुल्क में आ गया है। अब इसको हमने कर्टेल करना था। कर्टेल का सबसे बेहतर तरीका ये था कि आप प्रॉपर एक लॉकडाउन करते 1 महीने के लिए, लोग घरों में राशन अपना स्टॉक कर लेते, एक प्रॉपर लॉकडाउन होता तो शायद आज इतने बुरे हालात नहीं होते। लेकिन हमारे मुल्क में वो भी मुमकिन नहीं। जाकिर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना। आपकी कंपनी से मुंसलिक सिर्फ 450 लोग हैं, आप उन 450 लोगों का लॉकडाउन यकीनी बना देना। आप सिर्फ उन 450 लोगों को राशन दे दें और कहें घर से मत निकलो। आप तो खुद कह रहे हैं कि 2 हफ्ते उनको 1 महीना हम यकीनी बना सकते थे, बनाएं। आप जहां एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट 22 करोड़ आवाम के लिए ये यकीनी बनाए, आप 450 लोगों को तो कर नहीं सकते कंपनी। हम 1 महीने के लिए कर सकते थे। देखिए, हमने उधर भी पार्शियल लॉकडाउन पे गए, हम कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं गए। अभी भी हम पार्शियल लॉकडाउन पे जा रहे हैं, हमें अगले 6 महीने पार्शियल लॉकडाउन पे ही रहना पड़ेगा। सवाल है, क्या आपके लिए पॉसिबल है, ये लोग जो आपके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 450 लोगों को राशन दे के 1 महीने के लिए घर बिठा दें? आप कहेंगे उसमें लॉजिस्टिक मसला, आपको नहीं पता आपके कॉन्ट्रैक्चुअल का दिहाड़ीदार कौन है, किधर है, कैसे रहता है। हुकूमत से ये एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि वो 22 करोड़ आवाम के लिए ये काम ओवरनाइट शादी की छड़ी के साथ कर ले? कर रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है हमारी जैसी सिचुएशन में। चाइना जैसा मुल्क ये कर सकता है, उन्होंने तो घर में खाना तक दिया। आप क्या कर सकते हैं? हमें पार्शियल लॉकडाउन पे रहना है, ठीक है। हमारी जो मईशत है इसके डायनामिक्स अलग हैं। हमारा मजदूर अगर सुबह निकल के शाम को कमा के नहीं आता, उसका चूल्हा नहीं जलता, ठीक है। तो हमने जहां वायरस से प्रोटेक्ट करना है लोगों को, वहां पे हमने उनके रोजगार और उनका जो दिहाड़ी है उसका भी बंदोबस्त करना है। यहाँ पे जो मैं प्राइम मिनिस्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ पे वजीर आला साहब जब कह रहे हैं इनके घर से निकलना मुश्किल, आप जिन 450 लोग जो आपके साथ डायरेक्टली मुंसलिक हैं, वो किन सर्कमस्टांसेस में रहते हैं? आप मुझे बताएं कि वो जिन घरों में रहते हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने घरों के अंदर से जब बाहर निकलेंगे आपका प्रोजेक्ट करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली यही तो वजह है कि हमारे मुल्क की
अवाम पे, सरमायादार से नफरत करती है, क्योंकि आप इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप अपने फायदे के लिए लोगों को बाहर निकलने और काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। आपने उनके मोमेंट्स को मिनिमाइज करना है ना। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात, उनको पिक एंड ड्रॉप देंगे। 450 लोग अगर मेरे पास काम करते हैं, हाँ। मैंने अपना गेट बंद करके उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना है, उनको बाहर अपने प्रोजेक्ट से नहीं निकलने देना, ताकि उनका इनकम भी चलता रहे, उनकी फैमिलीज की फीडिंग भी होती रहे, और अंदर जो मैयर्स ले, देखिए हर शख्स अगर मैयर लेगा, हर बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, अगर उसमें 400-500 लोग काम कर रहे हैं, और आप उन मूवमेंट पहले हुआ करती थी कि घर से निकले और सुबह सारा रश आ रहा है और रश जा रहा है, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप उनकी लिविंग का बंदोबस्त कर सकते हैं अंदर ही, कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। बड़ी बड़ी जगह होती है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होता। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट फॉर योर 3 प्रोजेक्ट्स? यानी आप अपने जिन मजदूरों को 450 को बुलाएंगे, कि आप उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और करना पड़ेगा। ये इस पे ऑप्शन नहीं है हमारा, ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितना अरसा चलेगा। हाँ, अगर बात सिर्फ 15 दिन की हो, 1 महीने की हो, ठीक है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहां बात 6 महीने 1 साल की हो रही है कि हमें पता ही नहीं कि ये वायरस कब खत्म होगा, वैक्सीन इसकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी तक वैसे लॉकडाउन को हुए सिर्फ 21 दिन ही है, लेकिन हमारा सेंटिमेंट ऐसा हो गया जैसे हम 6 महीने से लॉकडाउन में। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है। अखुवत इज डूइंग सम ब्रिलियंट वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपका एक बड़ा ही कलीदी किरदार रहा है अखुवत का in poverty alleviation and reaching out to the grassroots. इस क्राइसिस में, जबकि ये डिबेट चल रही है कि डेली वेजेस को अपने काम पे दोबारा आने की इजाजत दी जाए, what side of the debate do you see yourself? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको 2 छोटे-छोटे वाकयात सुना देता हूँ। जी। उससे आपको अंदाजा होगा कि कितना गंभीर मामला है और गरीबों पर क्या बीत रही है। एक टेक्सटाइल वर्कर था, वो ज़ाहिर बंद हो गई टेक्सटाइल, तो वो उसके पास कुछ नहीं था, उसको हमने सिर्फ 2500 रुपए दिए, और उसमें मुझे घर से जाके फोन किया कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब, पता है आपको मैंने 2500 का सबसे पहले क्या चीज खरीदी? फिर उसने रोते हुए बताया कि जब भी मैं घर जाता था तो अपनी बच्ची के लिए ट्रॉफियां लेके जाता था। अब कई दिनों से ट्रॉफियां मैं लेके नहीं गया था, तो और उसका 2500 से सबसे पहले मैंने चंद ट्रॉफियां खरीदी ताकि मैं अपनी बच्ची को दे सकूं। ये कितनी एक इमोशनल उसकी ये अप्रोच थी कि वो अपनी बच्ची के लिए चंद रुपयों की टॉफियां नहीं खरीद पाया। उसने कहा, जी मेरी बेटी कह रही थी कि नए कपड़े क्यों नहीं ईस्टर पे मिले, तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा कि हुकूमत ने दुकानें बंद की हुई। तो ये जो एक्सक्यूज है, ये मेरी जिंदगी के लिए ये मेरे काम आया। तो ये सूरत हाल है, तो हमें इसको बड़ी दर्दमंदी से देखना है। पूरे मामले को हुकूमत का किरदार और है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ताजर हैं, इनका किरदार और है, और सिविल सोसाइटी का किरदार और है, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर एक फर्द के किरदार को हम अभी तक सामने नहीं ला सके कि हर शख्स की क्या जिम्मेदारी है। सही। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। कल मैं वजीर आला सिंध की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी अमजद साहब, तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा, देखिए हमारा दिल नहीं चाहता, ये हम कोई जाबिराना तौर पे नहीं कर रहे कि इससे हमें सेंस ऑफ पावर आ रही है, लेकिन जब मामला वाकई वबा से, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने का हो और बाहर निकल के अपनी फैमिली के लिए रोज़गार कमाने का हो, तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है। आप क्या इस वक्त सजेस्ट करेंगे ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों को, जो फ़िलहाल तो ये कह रही हैं कि अगले 14 दिन का लॉकडाउन यकीनी बनाना हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है? आपका क्या स्टांस है इसमें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ कि ये लॉकडाउन होना चाहिए और स्मार्टली होना चाहिए। जहाँ पर कहीं मुमकिन है, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा खतरात है, उनको तो कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। जिन इलाकों में नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस शवाहद मिले, वहाँ पर ग्रेजुअली रिलैक्स कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, ये लॉकडाउन को तो हम सपोर्ट कर दिया, अब इस लॉकडाउन का आफ्टर मैथ भी जो है ना, इसके बाद वो लोगों को खाना कैसे मिले, सही, उसके ऊपर भी हमें सोचना है। तो उसके लिए हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम बहुत जल्दी हुकूमत से मुतनफ़र हो जाते हैं और हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। हमारी पूरी मूवमेंट, जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है पूरे पाकिस्तान में, यह है कि हमने फर्द के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान में सारे गरीब नहीं है, पाकिस्तान में 30% गरीब होंगे, सही। पाकिस्तान में 70% गरीब नहीं है, तो जो 70% गरीब नहीं है, उन 30% को अगर अपना बना ले 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, उनके साथ दोस्ती करे, मुवाफ़ात करे, उनकी
जो मुश्किलात है उसमें उनका हाथ बैठाएं, उनके दुख अपने दामन में डालें, अपनी खुशियां दें। दिस इज दी वे जो नेशन ओनली, जो वार के आगे जो जीतना होता है ना। सही, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर अमजद कि ये एक वॉर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हम आपको मजीद भी प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह G20 कंट्रीज ने अब पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में कर दिया है जहां पे आपको कर्जे और डेट सर्विसिंग से रिलीफ देनी पड़ेगी मई से लेकर दिसंबर तक, ताकि हम इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को फेस कर सकें। पिंच हम और आप सब महसूस करेंगे, लेकिन दर्दमंदी, एहसास के साथ और ख़ास तौर पर सब्र के साथ हमें ये वक्त गुजारना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद मेरे साथ मौजूद होने का, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। और बेट है जी, मेरी आपसे अपील यही होगी कि इन अगले 14 दिन को यकीनी बनाएं कि आप घर में रहें, लॉकडाउन में रहें, ताकि वी कैन फ्लैटन द कर्व। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी, आपको बताऊं कि माय ट्रेनर, आपकी मुलाकात मैंने कराई थी ऑन इंस्टाग्राम उनसे, फातिमा ज़ारा मलिक। कल जी वो ऑनलाइन आई और उन्होंने बड़ा एक तशवीशनाक वीडियो मैसेज दिया। उन्होंने कहा हम बड़ी मेहनत करते हैं अपने सारे क्लाइंट्स में, और वाकई मेरे साथ जो पूरा ग्रुप है हम उनके पास साल, 1.5 साल, 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक हमारी क्लाइंट है, हमारी फ्रेंड भी है, नाम मैं नहीं लूँगी, 3 हफ्ते के लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8 किलो वज़न बढ़ा लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में इस वक्त भी हमें देख रहे होंगे। एंजाइटी है, मुश्किल है, जहां घर से निकल जाते थे वापस आते ही खाना खाते थे 8-9 घंटे के बाद, अब हर 2 मिनट के बाद। बल्कि अब तो सोचा है कि फ्रिज के ऊपर एक पर्चा लगा दें कि असल में आपको भूख नहीं लगी, आप बोर हो रहे हैं। ये आपको रिमाइंडर की बड़ी ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, उनसे जानते हैं कि कोई हल बताएं। भाई ये सबका मसला इस वक्त चल रहा है और सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए रिक्वेस्ट आई है कि आगा साहब से पूछें कि कोई इसके लिए टोटका या लाइफ हैक या कोई और तिब्बे नबवी से अगर कोई हमारी गाइडेंस हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रही है आप। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर आपने तो सही लॉकडाउन ऑब्जर्व किया है, आपसे कोई 4 हफ्ते बाद मुलाकात हो। जी हाँ। मुझे ये बताएं कि 3 हफ्ते में 8 किलो वजन, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़ा ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है ये चीज़ें। और लोग अपना वज़न भी घर में बैठ के बढ़ा रहे हैं और बीमारियों में का शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से डर भी रहे हैं, खौफज़दा भी हो रहे हैं। और एक बात यह है कि इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं आप घर में बैठकर, लेकिन आजकल लोगों को जो घर में लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं वो इम्यूनिटी के चक्कर को तो भूल गए। अच्छा, घर हमारे छोटे छोटे हैं। पहले हम कहते थे काम पे जाएं तो किसी ने सवारी अगर पकड़नी है या कहीं जाके वॉक करनी है, दैट वाज द ओनली एक्सरसाइज वी वर गेटिंग। जिनके फ़ोन में अगर वो पेडोमीटर है जो बताता है कि आपने कितने कदम उठाए हैं। कल किसी ने ये भी बड़ा फनी मीम भेजा आगा साहब कि वो पूछ रहा है तुम मर तो नहीं गए हो, बेहोश तो नहीं हो गए हो, तुमने तो चलना फिरना ही छोड़ दिया है। तो क्या कहेंगे आपके लोग, वाकई देयर इज नो मूवमेंट, क्या ये ज़्यादा खाने की वजह से है या हमारी वर्जिश नहीं हो रही तभी वजन बढ़ रहा है? ज़्यादा खाने की वजह से। देखिए, जिन लोगों को लॉकडाउन में अब मौका मिल गया घर में बैठ के, ज़्यादातर तो खाने के शौकीन मर्द हजरात होते हैं। अब वो बीवी से रोज़ाना फरमाइश करते हैं जी कौरमा बनाइए बीफ का, हाँ। बिरयानी बनाइए, तो पाए बनाइए, तो इस टाइप की चीज़ें लोग खा रहे हैं घरों में बैठ के, तो पेट निकल रहे हैं लोगों के, वज़न बढ़ रहे हैं। इस टाइप की चीज़ों से आप बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करें और आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ खाएं और देर से हज़म होने वाली कलेजी भून भून के लोग खा रहे हैं घरों में बैठ के, तो ये सब बिल्कुल भी ना करें। कि पहले खामा बदनाम किया हुआ था होम डिलीवरी सिस्टम्स को और फास्ट फूड को, असल में तो हमारा अपना डिसिप्लिन का मसला है। वज़न हम फिर भी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, वज़न का मसला तो है, लेकिन एक चीज़ जो है बड़ी अहम है आजकल, मतलब बाहर तो सुकून हो गया, सड़कों पे सन्नाटा है, बिल्कुल सुकून है, खामोशी है, लेकिन घर में एक जंगो जदाल का सा आलम है, ठीक है। और जो जंग हमारे और खाने के बीच में है। हाँ, और घर में जंगो जदाल का सा आलम है। और ज़्यादातर लोग जब घर में मर्द होते हैं तो वो बीवी से सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 दफ़ा चाय पीते हैं। हाँ। और चाय मर्दों की कमज़ोरी है, जब 10 से 12 दफ़ा चाय पियेंगे तो बीवी तो चिढ़ जाएगी बेचारी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा। और एक नुस्खा बता रहा हूँ मर्दों के लिए जो बहुत अच्छा है, जब भी बीवी को गुस्सा आए तो आप कुछ भी ना करें, आप ये कहें कि आप ठीक फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, मज़ाहमती जुमला कोई भी ना कहें,
और जब बीवी का गुस्सा कम करना है तो आप ये कहें, ये एक नुस्खा है कि आप जब मुस्कुराती हैं तो चौदहवीं का चांद लगती हैं, और आप अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक इनाम है, तो वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा और घर के अंदर से वो जो अमनो सलामती है वो आप जो चाहते हैं वो कायम और दायम हो जाएगी। आगा साहब ने हम आपको पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक कोरोना से हिफाजती तदाबीर बताते हैं, लेकिन ये पर्सनल सेफ्टी के लिए। हाँ, और मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के कोई 2-3 अशार याद कर लीजिए, 2 सुबह सुनाया करें बीवी को, 2 शाम, तो उस बेचारी पे जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, काम कर करके, काम बेतहाशा खवातीन घर में काम कर रही हैं, तो उस बेचारी की टेंशन और डिप्रेशन कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। आगा साहब, ऑन अ स्लाइटली सीरियस नोट, मुझे बताएं कि जब हम ज़्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं तस्वुर में ये घर में जितने बुजुर्ग हैं, अगर आप कहें भी ना कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाना चाहती या अगली रोटी आपको पास की जा रही है, आप उसको मना करें, कहते हैं नहीं, बाहर वबा फैली हुई है, आपको ताकत चाहिए, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये जो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और इस तस्वुर में कर रहे हैं कि हम अपनी सेहतमंद हो रहे हैं, कोई बात नहीं अगर वज़न बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत है, ये सही तासुर है? नहीं, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि ज़्यादा खाने से इंसान बीमार पड़ता है और कम खाने से इंसान सेहतमंद रहता है, हमेशा सेहतमंद रहता है। देखिए एक वजह तो बहुत अहम है जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, हम लोग दस्तरखान बिछा के ज़मीन पे खाने का जो रिवाज था हमारा ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है कैसे खाना तनावुल फरमाते थे? दस्तरखान पे बैठ के और 2 जानू तय करके इतना एहतमाम और इतने एहतराम के साथ ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप कम से कम खाते हैं और बीमार नहीं पड़ते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस्तरखान पे जो रेज़े गिर जाएं उन रेज़ों को उठाइए और इस नियत से खाइए कि अल्लाह इसमें आपको शिफा अता करेगा, क्योंकि आप उस रिस्क का एहतराम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि अब दस्तरखान ऐसा नहीं है कि दस्तरखान को आप 6 महीने में धोएं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप दस्तरखान पे से रेज़े उठा, दस्तरखान को रोजाना की बुनियाद पे धुलने चाहिए। 2 दस्तरखान होने चाहिए, एक दोपहर के खाने के लिए, एक रात के खाने के लिए, रोजाना की बुनियाद पे धुलना चाहिए। यानी ये तो आपके वही यानी सफाई से, हिफ्ज़ान सेहत से जुड़े हुए उसूल हो गए। अगर साहब क़ुव्वत मदाफ़ियत को घर बैठे, क्योंकि हर इंसान बाहर नहीं निकल रहा, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसा नुस्खा जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग? देखिए मैं अर्ज़ करूं कि इतनी सी दारचीनी का पीस ले लें और उसका एक स्टील के भगोने में 2 कप चढ़ा दें, जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें, कुछ भी ना करें। शुगर पेशेंट हैं तो उसमें शहद भी ना मिलाएं, ऐसे ही पी लें। और अगर आप उसमें शहद मिलाएं, उसका सूप बना के दारचीनी का पी लें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी अजवाइन का सूप बना लें आप, जो शानदा जिसे कहते हैं, वो बना के वो उतार के छान के पी लें, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अच्छा, इससे भी आसान, थोड़ा सा जायका चाहते हैं, थोड़ी सी अदरक का जो शानदा बनाएं, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ें और फिर उसके अंदर एक थोड़ा सा शहद मिलाएं, शहद मिलाने के बाद पी जाएं। ये बहुत जायकेमंद भी है और इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो जैतून के तेल में थोड़ा सा जौ का सत्तू मिलाएं, जौ का सत्तू जैतून के तेल में मिला के थोड़ा सा खा लें आप, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अगर आप ये नहीं खा सकते हैं तो जैतून के तेल के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात पी लें, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और सेफ्टी अगर करना है तो वजन बढ़ेगा उससे? तो नहीं, वजन नहीं बढ़ेगा। ऑलिव ऑयल तो काफी हेवी होता है। ऑलिव ऑयल वजन को नहीं, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है बॉडी से। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे अदरक और दालचीनी, अगर मेरे जैसा कोई लेजी इंसान हो, चाय में डाल दें तो उससे अफादियत वैसी ही रहेगी? मैं तो खैर खुद दूध की चाय भी पीता हूँ तो उसमें अदरक पहले से बना लेता हूँ। कह रही हूँ, जब हमारा गला खराब होता है तो अम्मी हमेशा कावे में दालचीनी या अदरक डाल देती हैं और उसकी वजह से आप मामूल है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं पहले अदरक थोड़ी सी उबालता हूँ स्टील के भगोने में। स्टील के भगोने में इसमें अल्युमिनियम छूट के मिल जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है। स्टील के भगोने में उबालें थोड़ी सी अदरक, उबालने के बाद उसमें थोड़ी सी आप चाय की पत्ती डाल दें, चाय की पत्ती भी उबलने लग जाए, फिर उसमें छोटी सी एक लौंग डाल दें या इलायची डाल दें और खुशबू आ जाएगी। फिर उसमें दूध वूध डालें, उसको 5 से 7 मिनट पकाएं, बेहतरीन चाय बनती है। मैं पूरी गर्मी पूरी सर्दी यही पीता हूँ और मेरे जो जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनसे कहता हूँ यही पीजिए, आपका सीना बहुत बेहतरीन रहेगा, आपके सीने को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई खांसी नहीं होगी, कोई ये जो आप सारे टिप्स बता रहे हैं आगा साहब, ये तो तब है ना कि जैसे मौसम की तब्दीली आई, नज़ला ज़ुकाम है या घर में बैठे हुए, कोई ऐसा कावा जो हाजिम हो जिसकी वजह से, जैसे हमने कहा कि हम ओवर ईटिंग जब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे हाजमे को बेहतर बनाने के लिए, जल्दी ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए, भारीपन महसूस ना हो, उसके लिए कोई
देखिए बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए देखिए एक मैं कावा बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा हाजिम होता है। कलौंजी की थोड़ा सा आपने चाय बना ली, चाय बनाने के बाद, कलौंजी की चाय बनाने के बाद उसको उतारा, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया और शहद मिलाने के बाद उसको पी लें। बहुत तेज़ी से आपका खाना भी हजम करेगा और आपको जो इस वायरस से टेंशन है, डिप्रेशन है, वो वायरस भी करीब नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बता रहा हूँ कि आप सोने से पहले, रात को सोने से पहले थोड़ा सा पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें। काला नमक डाल के गरारे लाजमी करके सोएं। दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी आपने रात को ये कर लिया, आप यकीन करें आपका गला खराब नहीं होगा, आपको वायरस नहीं लगेगा। एक छोटी सी टिप है, रात को सोने से पहले पानी को गर्म किया, काला नमक जो लाल रंग का होता है लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं काला हो जाता है, उससे सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने गरारे करने हैं। गरारे कर लें, आपका गला खराब नहीं होगा, आपको ये वायरस इंशाल्लाह नहीं लगेगा। आपका इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देता है और आपको सुबह बलगम आना बंद हो जाएगा। जो बहुत से लोगों को एसी में सोते हैं, सुबह गला बंद हो जाता है, सुबह के टाइम पर आपको बलगम नहीं आएगा, नामुमकिन। आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार इसको अपना लें। आप देखेंगे आपको बेइंतहा इसके फायदे हासिल होंगे। और नीम गर्म पानी हर खाने के बाद पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए आजकल, सिर्फ नीम गर्म पानी पीजिए। नीम गर्म पानी पिएंगे तो भी आप इससे महफूज रहेंगे इस वबा से इंशाअल्लाह ताला। सही, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। थैंक यू सो मच आगा साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे। इमरजेंसी की बात की जाती है कि एक हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक इमरजेंसी का जो एक तासुर आ रहा है सामने कि अगर हमने इस वक्त फैसले मुख्तलिफ तरीके से नहीं लिए तो मईशत को ऐसा नुकसान होगा कि उससे उभरने में हमें वक्त लगेगा। ये दो राय हैं जिसमें इस वक्त हम लोग बटे हुए हैं। इसका क्या हल निकलता है, किस तरह लाए अमल बनेगा, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी तक की हमारी गुफ्तगू में आज प्रोग्राम की शुरुआत की जी इस बात को देखते हुए कि लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में क्या इख्तिलाफ राय मौजूद है। यकीनन हम देख सकते हैं कि जहां दिहाड़ीदारों को दोबारा काम पे जाने की इजाज़त या लचक का मुजाहरा वफाक करना चाहता है, ऑन द अदर हैंड सिंध हुकूमत का यह ख्याल है कि अगले 14 रोज़ तक सख्त तरीन लॉकडाउन हमारी अशद ज़रूरत है। एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द कंस्ट्रक्शन डोमेन, क्योंकि इनके हवाले से भी बात की जाई थी कि क्या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को दोबारा चलने की इजाज़त दी जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं एज डेली वेजर्स। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कल हमने देखा कि रियाद में G20 कंट्रीज़ का जो इजलास था, जो मीटिंग थी, उसके अंदर एक दफ़ा फिर फैसला किया गया कि कौन से वो ममालिक हैं जिनको रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको एक फिस्कल स्पेस मिल सके और इस क्राइसिस को वो अपने लोगों के बेहतरीन इंटरेस्ट के लिए हल कर पाएँ। और उसमें हमारे लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये जो स्पेस हमें मिल रही है, ये जो वक्त हमें मिल रहा है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लोग ये जानते हैं कि चलें, अभी भी जो मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग बात थी कि 14 रोज़ तक तो चलें तमाम लोग लॉकडाउन के हामी होंगे, बट दे ऑल्सो वांट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट, व्हाट द पीपल आर प्लानिंग टू डू बियॉन्ड इट। क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं कि हम रोज़ाना काम करते हैं तो हम खाते हैं। अगर हम इस तरह रुके रहे तो कितने अरसे तक हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन। और हमारे साथ इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज पैनल मौजूद होगा। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शुक्ताई साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार, दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब इकराम सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। इकराम साहब, आई वाज रीडिंग अ फ्यू ऑफ योर रीसेंट आर्टिकल्स, और पहले भी हमने बात की थी, आपने एक तंदूर को फोकल पॉइंट बनाने वाली स्ट्रैटेजी भी दी थी, लेकिन अब it's been a while since we had that last discussion. Where are we standing right now? अब हुकूमत क्या सोच रही है खुसूसी तौर पे, because it's corona versus economy right now? देखिए, बहुत बातों में तो मैं दाद दूंगा, not only the federal government, provincial government कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहली बात सिंध में मुराद अली शाह साहब ने शुरू की और काफ़ी इक़दामात ऐसे किए जो फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनाए। लॉकडाउन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता।
सही। लॉकडाउन ऑलवेज पार्शल होगा क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी। दूसरी बात आपकी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो पहले तो डेली वेजेस की आ जाती है, पैसे कमाए, लेकिन खाना पीना वो भी आपके पास ज़रूरत है। तो आपकी सप्लाई लाइंस जो इंटरडिक्ट हुई, थोड़ा बहुत गलती इस तरह हुई कि इन्होंने जो सप्लाई लाइंस इंटरडिक्ट कर दी, उसमें थोड़ी सी आपकी वो आई। अभी प्रॉब्लम ये है कि बाय एंड लार्ज सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी हेल्थ केयर सिस्टम तो नॉन एग्जिस्टेंट है। हमारे हम इतने जो हम ढूंढ रहे हैं, इतने कोरोना वायरस के केसेस, टेस्टिंग किट्स ही नहीं है हमारे पास, और अगर जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी वैरायटी पता नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जगह में टेस्टिंग किट्स के ऊपर डाउट आ जाती है तो पाकिस्तान आप पहुँचे, तो आप बेसिकली एक फ्लक्स में हैं। फ्लक्स में सबसे बड़ी बात है कि आपने करना है लाइफ बैलेंस करना है, लाइफ अगेंस्ट लाइवलीहुड। आपने बड़ी अच्छी बात की वेज अर्नर्स की। देखिए वेज अर्नर्स कमाएगा तो कुछ खरीदेगा, लेकिन अगर शेल्फ पर अगर चीज़ें नहीं होंगी तो क्या खरीदेगा। और अगर आप आइसोलेट करके उसको रख दोगे तो पैनिक बाइंग होगी। पैनिक बाइंग में आपको पता है बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा जो मसला अभी आपको सामने आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, रिलीजियस जो हमारे लीडर्स थे, दे लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम। आपको याद है एक ज़माने में वो था कि कराची में भी टेकन ओवर एंड इस्लामाबाद के नज़दीक आ गए वगैरह। उनकी जो पूरी इन्फ्लुएंस थी सबसाइड हो गई। ये उनको एक मौका मिला है, ये उनको मौका मिला है। और इकराम साहब, इफ़ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताएं कि हमारी फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, अपोजिशन को भी कहा जा रहा है कि अभी इस मामले पे खुदारा पॉलिटिक्स ना करें। लेकिन वही आपकी बात, वॉइस शेयर का होना, इन्फ्लुएंस का होना, एक अपना वसूक, अपने वजूद का एहसास दिलाना लोगों के लिए बड़ा अहम है। और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ रविश ऐसी बन गई कि ब्लेम गेम से ही आता है। ये ब्लेम गेम पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है इस वक्त? मैं शुरू होता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से। आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी कोशिश हुई है ब्लेम गेम की, लेकिन कल बड़ी अच्छी बात गवर्नर मैरी कुमो ने कहा। उन्हें कहा कि प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमारी अथॉरिटी स्टेट्स के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनकी अथॉरिटी हमारे पर नहीं है। अगर मैं उनसे लड़ाई नहीं लूँगा, मैं उनको हाथ बढ़ाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मदद की है जब ज़रूरत है। तो देखिए एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है, ठीक है, बट आप इसी तरह यूरोपियन यूनियन में जो थे कितने स्टेट्स हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि जी अभी कोई पॉलिटिकल लाइंस नहीं है किसी स्टेट में, एवरी जो भी है यूनिफाइड है इन द गवर्नमेंट। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट वेज। हमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी अपोजिशन पार्टीज एंड सम ऑफ आर पीपल इन गवर्नमेंट, आप उनको ना छोड़ें, पीपल इन गवर्नमेंट ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन करप्शन। और उनको ये है कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व रखो, ठीक है। तो नेचुरली वो पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं। ये जो बात है ना, अब अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं सिंध में, तो वो पंजाब से और फ्रंटियर से या बलूचिस्तान से कितना फ़र्क है? मुझे एक बात समझ नहीं आती है इकराम साहब, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बार बार मेरे प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी, हमने कहा कि जी नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या हिकमत अमली है, कितनी आप टेस्टिंग कर रहे हैं। सडनली द बेंचमार्क वाज सिंध कि जी सिंध के मुकाबले में तो कम है, हमें तो ये हम आपस में किस कंपटीशन में? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। बिकॉज देखें हर शहर की, हर सूबे की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स वो डिफरेंट है, ठीक है जी। आप सब एरिया देखें, हमारे यहाँ पर अभी तक जो बोलते हैं कच्ची आबादी में इतनी कोरोना वायरस नहीं आई है, बाकी मुल्कों में स्लम्स में आई है, ठीक है। तो हमारी पैटर्न डिफरेंट है। और ये ब्लेम गेम जो मैं समझता हूँ ना, ये तो तनकीद करना फॉर द सेक ऑफ तनकीद, ये तो एंड टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अभी इस पे भी बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कल तौसी का ऐलान हुआ और उसमें फिर एक मुखालता आया, क्योंकि विफाक का कहना है कि दिहाड़ी दालों को, यानी जो आपके वेज अर्नर्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी दुकानें खोलें। सिंध इस तरह की लचक नहीं दिखा रही है। आइए पूछते हैं नासिर साहब से, उनका क्या इस पे ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या कहते हैं? लॉकडाउन में मजीद तौसी है, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? ये फैसला तौसी का नहीं है। ये फैसला सॉफ्ट लॉकडाउन को एक सो कॉल्ड
लॉकडाउन बनाने वाला है, या यूँ कह रहे हैं आप कि लॉकडाउन को ख़त्म करने वाला है। मैं एक जुमला एक फेसबुक पर सवाल डाला था कि इस लॉकडाउन में क्या बंद हुआ जी, तो जवाब आया कि जी लॉकडाउन बंद हो गया। तो हो सकता है कि लोग ये इस तरह सोचते हों। मेरा ख्याल ये है कि हमने लॉकडाउन कभी किया ही नहीं। हमने शऊरी तौर पर लॉकडाउन की मुखालफत की, हम नफ्सियाती तौर पर इसके खिलाफ रहे। कोई वजह थी हमारी, तो नफ्सियाती गिरा थी, हमें खोलना पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हम क्यों कहते थे कभी लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। आप एक ऐसी कौम को बता रहे थे कि लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, जो जवानी सूरत हाल में हुई है, जो बड़ी बड़ी सूरत हाल के अंदर है, जनरल ज़िया के माशाल्लाह से लेकर उससे पहले के हालात से लेकर। आपको पता है कि कराची में जो पहला कर्फ्यू लगा है वो 1950 में लगा है। सही। और फिर उसके बाद हम जब बच्चे थे कर्फ्यू लगा, फिर उससे बड़े हुए तो फिर कर्फ्यू लगा, फिर जवान हुए तो फिर कर्फ्यू लगा, प्रोफेशन में आए तो बहुत लंबा कर्फ्यू लगा। मतलब हाँ, ये हम लगाते थे कि कर्फ्यू का टाइमिंग क्या है, छोटा सा होता था कर्फ्यू टाइमिंग, वो बात और भूल जाया करते थे, इतना लंबा कर्फ्यू हो गया था। तो मेरा तो ख्याल ये है कि तोसी वसी नहीं हुई है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लोगों को अब अपनी मर्जी के मुताबिक आज़ादी। बड़ा ये ट्रिकी बात आपने कही है नासिर साहब, क्योंकि यहाँ तो सिंध हुकूमत की बड़ी सख्ती करेंगे। आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत का मिजाज ये था कि शायद इसमें कुछ नरमी आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार एक फिस्कल स्पेस की बात कर रहे थे, खुसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि कोरोना वायरस को हम उससे निपट सकें, उसके लिए अपने वसाइल को मुख्तस कर सकें। और कल ये एक बड़ी खबर हमारे सामने ये आई है कि G20 कंट्रीज़ ने फैसला किया है पाकिस्तान को डेट रिलीफ जिनको दिया जा रहा है, जिन ममालिक को, उसमें इंक्लूड किया जाए। पहले शायद ये खबरें थी कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे। तो व्हाट हैज़ बीन द बैकग्राउंड, इसमें फॉरेन ऑफिस ने किस तरह एक अपना हिस्सा डाला है? जी, इसका बैकग्राउंड ये है शुद्रा कि फॉरेन ऑफिस में हमने बैठ के इजलास बुलाया और सोचा कि देखिए हम इसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं। सही। तो पहले फॉरेन ऑफिस को मैंने कायल किया। हमारे जो PR है न्यूयॉर्क में मुनीर अकरम साहब, हमारे जो जिनेवा में हैं खलील हाशमी साहब, DG UN फॉरेन सेक्रेटरी और मैं बैठकर हमने इस पर हम एक पेज पर आए। जब हम कायल हो गए कि हम इस तरफ बढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने जो हमारे वजीर खजाना हैं हफीज शेख साहब, असद उमर साहब मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के तब मिनिस्टर थे हमाद अजहर साहब, उनको दफ्तर खारजा दावत दी और उनको कहा कि आइए इस पर बात करते हैं। तो उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया, उन्होंने इसको इंडोर्स किया। ये फिर मैं वजीर आजम के पास लेकर गया और वजीर आजम के सामने रखा, उन्होंने इसको पसंद किया और उन्होंने एग्री किया कि वो एक ग्लोबल अपील लॉन्च करने के लिए तैयार है। फिर हमने उनकी ग्लोबल अपील लॉन्च करवाई 12 अप्रैल को, और जिसमें उन्होंने दरखास्त की थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से और ग्लोबल लीडर्स को उन्होंने खतूत भी लिखे। इससे पहले मैंने 22 मार्च को जितने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको खतूत भी लिखे और उनसे दरखास्त भी की कि देखिए दुनिया लपेट में आ गई है, दुनिया की मईशत लपेट में आ गई है, $9 ट्रिलियन की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट सब पे होगा, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उस पर ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी कम है, हमारी फिस्कल स्पेस कम है। चुनांचे अगर आप हमें सहारा देना चाहते हैं तो डेट रिलीफ दीजिए, और डेट रिलीफ से वो पैसा जो हमने सूद में देना है वो हम अपने यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च कर सकेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलस देने पे खर्च कर सकेंगे। तो उन्होंने इस बात को पसंद किया, सेक्रेटरी जनरल ने इंडोर्स किया, IMF वर्ल्ड बैंक ने इंडोर्स किया, G7 ने इस पर बहस की और फिर कल G20 ने इसको मंजूरी दी है और अब 76 ममालिक बशमूल पाकिस्तान, देखिए पहले उसको 25 तक, जैसे आज खबर रिपोर्ट कर रहा था, 25 तक महदूद कर रहे थे, तो उसको एक्सपैंड कर दिया गया और अब 76 ममालिक बशमूल पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होंगे, आपको फिस्कल स्पेस मिलेगी और ये मैं समझता हूँ आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का
एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इमरान खान को, पाकिस्तान को मुबारक हो। कुरैशी साहब, इसकी थोड़ी सी और वजाहत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक कहा यह जा रहा है कि 1 मई से लेके पहले यानी 31 दिसंबर तक, यानी 6 महीने का ये तकरीबन रिलीफ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, और इसमें उम्मीद है कि ये 2021 में भी कंटिन्यू हो। तो ये किस किस्म का रिलीफ है? इसमें जो हमें फिस्कल स्पेस मिल रही है उसका कोई तखमीना लगाया गया है? क्या हमें सिर्फ डेट सर्विसिंग से रिलीफ दी जा रही है, या मुकम्मल तौर पे कर्जे माफ करने की भी हो सकता है इसमें गुंजाइश मौजूद हो? देखिए, ये पहली रिलीफ तो ये है कि जैसे आपने फरमाया कि इसका जो फैलाव है वो 76 ममालिक पे होगा। दूसरी बात ये है कि इसका इमीडिएट इतलाक होगा 1 मई से होगा। तीसरी चीज है कि 1 साल की गुंजाइश है इसमें 1 साल की गुंजाइश है। चौथी चीज ये है कि दीगर जो ऑफिशियल बायलैटरल जो हमारे जो आपस में डेट्स हैं उसके लिए भी कहा गया है कि इनिशिएटिव दिया जा सकता है। हत्ता कि ये कहा गया है कि जितने फिस्कल टूल्स अवेलेबल हैं उनको बरूएकार लाया जाए इन मुल्कों को सहारा देने के लिए। तो ये अच्छा, अब आपने कहा नंबर्स के लिए आज 12 बजे इंशाल्लाह मैं वजीर खजाना की खिदमत में हाजिर होऊंगा, उनसे मिलूंगा, और नेचुरली ये फील्ड उनका है, महारत उनकी है। दफ्तर खारजा तो उनकी सपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल फेस है वो तो हमारी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो करेंगे। तो मैं उनसे मिलूंगा और फिर नंबर क्रंचिंग के बाद हम आपसे अर्ज कर सकेंगे कितना फायदा हो। बिल्कुल कुरैशी साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि इनिशियली हमने देखा था जैसे ही फरवरी का महीना बिल्कुल एंड में हमारे यहाँ पहला केस आया, मार्च के पहले हफ्ते में इंटरनेशनल प्रेस पाकिस्तान के इक़दामात को बहुत सराह रहा था कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह हम इस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एयरपोर्ट्स पे चेकिंग की थी, लेकिन इस वक्त वी आर काइंड ऑफ कटिंग अ सॉरी फिगर, क्योंकि हमारी आपसी इख्तलाफात उभर कर सामने आने लगे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि सूबे खुद मुख्तार हैं किसी हद तक। 18वीं तरमीम के बाद वो अपने फैसले कर सकते हैं अपने जमीनी हकायक को देख के। हमने वफाकी हुकूमत के इमरान खान साहब ने हद वसा कोशिश की कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। पंजाब कायल हो गया काफी हद तक, KPK बलूचिस्तान, लेकिन सिंध का अपना मौक़िफ़ था, हम उस मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। उन्होंने बहुत सी हमारी तजावीज़ को कबूल भी किया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन उनकी अपनी सोच है। देखिए, हम उनको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने लोगों को बचाना है, कोरोना वायरस से भी बचाना है और भूख से भी बचाना है। और जिस लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, जिस किस्म का लॉकडाउन आप चाहते हैं, वो कर्फ्यू के बगैर हो नहीं सकता। आप देखें, आप कराची की बात करते हैं तो कराची के बहुत से स्लम्स हैं जो डिफेंस और टिफ्टन से बाहर भी तो कराची है ना। आप जरा हैदराबाद से आगे जाइए ना, जरा जाइए इंटीरियर सिंध में, तो आपको अंदाजा होगा कि लॉकडाउन कितना मौसर था। जो गुर्बत से बिलक रहे हैं लोग, जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनका घर का चूल्हा ठंडा हो गया, हमें उसका भी एहसास करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि लोकल ट्रांसमिशन होती है, मैं आपको, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें इसका भी इदराक है, हम उसमें गाफिल नहीं हैं। डेलिकेट बैलेंस है जो मेंटेन करना होगा। एब्सोल्युटली, यू आर स्पॉट ऑन व्हेन यू से इट्स अ डेलिकेट बैलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके इस बारे में इनपुट लेंगे कि इस डेलिकेट बैलेंस को बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ें। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी, एक ज़रूरी आपके लिए पैगाम ये था, ये हिदायत आपको बार बार दी जा रही है ताकि आई एम श्योर कि कहीं पे भी ये अगर एक शख्स का दिल भी बदल दे एंड दे स्टार्ट पेइंग हीट टू इट, देन आवर टास्क इज डन। हम जहां बात कर रहे हैं कि अपने हाथों को बार बार धोना है, कम अज़ कम 20 सेकेंड के लिए धोना है, इसी तरह खांसते या छींकते वक्त हर दफ़ा एक नए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के बाद उसको एक नए टिश्यू पेपर से सुखाएं और इस टिश्यू पेपर को जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज ऑफ करें।
दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय रोज पेटल। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर आपने खांसते या छींकते वक्त एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है तो उसको प्रॉपरली डस्टबिन में फेंकें, एक नए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी बड़ी इमदाद करेंगी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब और इकराम सहगल साहब। सवाल हमारा ये है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी। हमने देखा कि एकाएक कोर्ट्स मुतहरिक हुई हुई हैं, कुछ सवालात किए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि जो राशन के लिए अगर रकम दी गई उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के सवाल जवाब से हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या जो सिस्टम्स है वो पैरालाइज भी हो जाते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना, मूव करना मुश्किल हो जाता है। इकराम साहब, सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इसकी क्या SOPs होती हैं? पहले एक काम को हो जाने दें, 3 महीने बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, या रियल टाइम ये किया जा सकता है विदाउट हर्टिंग द कॉज? देखिए, इमरजेंसी में तो कोई टाइमिंग नहीं होती और इमरजेंसी में कोई रूल नहीं अप्लाई करती। इमरजेंसी के माने ये है कि आप रूल्स को भी बेंड कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। आप कर सकते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सवाल जवाब कोर्ट्सों से शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी जो काम करने वो भी काम करने से बैठ जाएगी। आपको ये एट द मोमेंट आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि आप सिस्टम को चला के रखें। सिस्टम में आप ये करें कि सप्लाई लाइंस आपकी ना रुके। सप्लाई लाइंस के अंदर ये है कि आपके पास वेज अर्नर्स के पास इतना पैसे आए कि वो खरीद सकें, और अगर वो चीज़ें खरीद नहीं सकते तो नहीं करें। दूसरी बात ये कि आप जो चीज़ आप कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास, पहले मैंने जिक्र किया था कि हेल्थ केयर में बड़ी एब्समल पोजीशन हमारी, उसके अंदर अगर आप बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, और देखें NDMA के चेयरमैन ने काफ़ी बात की, क्या क्या चीज़ मंगाई, डिटेल में बताई कि जी वेंटिलेटर्स इतने आ रहे हैं, फेस मास्क इतने आ रहे हैं, N95 पूरी। अगर आप उनको आप पूछना शुरू हो जाएं किस तरह किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, ठीक, इस वक्त आप ना पूछे सवाल। सो इस वक्त ये पूछने से मे बी सम ऑफ द कॉजेज विल बी हर्ट। ये एक सवाल है, ये एक नुक्ता नज़र है। नासिर साहब, आपके पास आना चाहूँगी। कई सनतों का ख्याल है कि इस वक्त अब चीज़ों को ईज ऑफ कर देना चाहिए, उनको खोलना चाहिए, और इस पर बड़ी बहस हो रही है। यूनानिमसली हमने कल देखा कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो कोई दो राय नहीं थी, सभी लोगों ने अग्री किया कि अभी इनको नहीं खोल सकते। लेकिन कंस्ट्रक्शन और कुछ और सनतें ऐसी हैं जिस पर अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद में डेली वेजर्स को हायर करते हैं। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? हाँ देखिए, बात ये इस तरह के सनतें खोलना बड़ी अच्छी बात है जी। हम हमेशा से ये जोर देते रहे कि इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में खोलना चाहिए जी। नहीं खोली आपने, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया। ये जो वाक़या हुआ कोरोना का से 3 महीने 4 महीने पहले, मैंने एक टेलीविजन पर बात की थी और मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप खोल दें तो तकरीबन 37 से 75 वेंडर हैं जो इसमें काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बढ़ई और पेंटर और सीमेंट लगाने वाला, गारा करने वाला, मजदूर करने वाला, सीमेंट और बजरी को मिक्स करने वाला, ये पूरा स्टाफ होता है बड़ा। अब एक यूनिट में अगर आप देखें, अगर आप ले लें 10 फ्लैट्स का एक यूनिट ले लें आप, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें 300 तकरीबन 250 आदमी काम करते हैं, अगर 3 शिफ्ट में काम हो रहा है तो ये बड़ा जबरदस्त काम था। लेकिन उस वक्त गौर नहीं किया गया। जब कोरोना ने छापा मार दिया आपके ऊपर तो फिर आपने उस पर गौर किया और एक ऐसे वक्त में इसका ऐलान किया जो वक्त मुनासिब नहीं था, जो आपने इसमें रियायतें दी हैं, पैकेज दिया है, वक्त मुनासिब यूँ नहीं था कि मजहबी तौर पर हमारा मजदूर रमज़ान में काम नहीं करता। सिंपल सी कहानी है, मेरा तजुर्बा मेरा भी यही है कि रमज़ान में उस तक कहा साफ का रमज़ान में काम नहीं करूँगा, ईद के 5वें दिन आऊँगा, ये तजुर्बा है। तो जब मजदूर रमज़ान में काम नहीं करता तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस महीने में किस तरह पिकअप करेगी? तो अगर पिकअप किया अव्वल तो आपकी शरह सूद इतनी ज़्यादा है, मुझे समझ में नहीं आता कौन लोग ये फैसले कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा है कि कोई सूद पर
लेकिन नासिर साहब, फतेह कलामी की माफ़ी चाहूँगी जिसने कहा कि रमज़ान में यूजुअली मजदूर काम नहीं करते, लेकिन ये पूरा महीना क्योंकि घर पे बैठे हैं, केस तो यही कंस्ट्रक्शन कंपनीज और ये इंडस्ट्री बिल्डअप कर रही है कि इनको वापस आने दें, ये इनके अपने लिए अच्छा है। मेरे लिए दूसरा रुख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिस जगह रहते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ पर इनके लिए सिर्फ काम पे आना ही नहीं, इनकी सेहत, इनकी जान भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये बताइए, जो लकूना नज़र आ रहा है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये एक पेश बने नहीं नजर आ रही। जी अपोजिट पार्टीज, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि हम अगर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो वो इल्ज़ाम तराशी पे कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। जिसका आगाज़ शहबाज गिल जी, गिल के माने मिट्टी के होते हैं। हाँ। शहबाज गिल की एक बेवकूफ़ आना ट्वीट से हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अली बाबा ने 5 लाख टेस्ट मशीन फराहम किए सिंध को जी, और उससे पहले सिंध के मुर्तज़ा वहाब कह चुके थे कि ये सिर्फ सिंध के लिए हैं और हम दूसरों को भेज रहे हैं। और इतना ख़तरनाक मौजू हो गया था वो कि मेरा ख्याल है अली बाबा ने खुद भी स्टॉप किया गवर्नमेंट को, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास वो लेटर है जिसमें चाइनीज़ कौंसल जनरल ने लिखा है कि दे आर फॉर सिंध। तो उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने टेलीफोन किया चीफ मिनिस्टर सिंध को और बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन सॉरी भी कहा होगा शहबाज गिल के उस ट्वीट के ऊपर। उसके बाद जो वाक़यात हुए वो बहुत अफसोसनाक हुए। वो वाज़े तौर से ये था कि सिंध हुकूमत की कामयाबी पर वफाक को बहुत सख्त धचका लगा है। सिंध हुकूमत की जो नेकनामी थी और उसके ऊपर, अच्छा देखिए, मैं एक बात बहुत अर्ज़ करता हूँ कि सिंध हुकूमत हमसे बदनाम रही। पीपल्स पार्टी ने इसको हमेशा बैड मीडिया मिला। पीपल्स पार्टी के खाते में हर बुरा काम चला गया, करप्शन से लेकर कत्लेआम तक चला गया। हाँ जी। तो अगर एक अच्छा काम जा रहा था तो यार जाने देते, उस पर क्या मसला था? अच्छा काम था, बहुत ज़बरदस्त काम किया पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने इस बार, और यकीन तो आप तारीफ की मुस्तहिक है। लेकिन तारीफ किस तरह हुई कि मुख्तलिफ बयान आते गए, फिरदौस आशिक आमान साहिबा, शहबाज गिल और आमान साहब और नहीं प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के सबके बयान आते रहे। उसके बाद 2 वज़रा आए, अचानक नमूदार हो गए। कराची से ताल्लुक है उनका जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अली जैदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और फैसल वाडा से मेरी कोई मुलाकात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों आए कराची और उन्होंने जो फटे ये कोरोना के बम की तरह पड़ गए कराची के अंदर। कराची न पसीना की हुकूमत नाकाम हो गई, कोरोना फैल गया। कोरोना ने दुरुस्त कर दिया सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत ने ये भी नहीं किया, सैकड़ों बातें, सैकड़ों इल्ज़ाम। एक सहाफ़ी ने कहीं पूछ लिया कि यार ये बता दें आप कि सिंध में तो ये फिगर है, पंजाब में फिगर है, तो कौन ज़्यादा कामयाब है? सही, पंजाब या सिंध? अगर पंजाब में कोरोना नहीं है तो बता दें आप, अगर KPK में कोरोना नहीं बता दें आप, अगर बलूचिस्तान में नहीं। वो अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन है नासिर साहब, ये शुरू हो गया और इसने डिस्कोर्स को कहीं और ही ले गए। इकराम साहब, वेरी क्विकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन मैं वापस आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि वाकई क्या ये तकलीफ दे बात हो गई, और अगर एक सूबाई हुकूमत जिसको हम कहते हैं कि खुद मुख्तार है अच्छा काम कर लिया, तो वफाक को भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, उनको खुले अल्फाज में सराहना चाहिए था, जो वाकई अभी तक हम कमी महसूस करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही हम बात कर रहे हैं खुसूसी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी। इकराम साहब का भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया वे ही सेज कि इट्स प्रॉबेबली इनएविटेबल कि हमें एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में जाना पड़ेगा। इकराम साहब, व्हाट काइंड ऑफ एन इमरजेंसी आर यू फॉरसीइंग, और अगर मैं अगले 14 दिन की बात करूँ, आपके तज्जिए में, आपकी राय में क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम मेडिकल क्राइसिस में हैं जी। मेडिकल क्राइसिस के साथ हमें फूड क्राइसिस भी थोड़ी आ गई है, और
उससे बड़ा जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, विच इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, दिस इज़ लॉन्ग टर्म। लोग ऑलरेडी साल की बात जो आपको डेट रिलीफ दे रहे हैं तो दे आर थिंकिंग बियॉन्ड अ ईयर ऑलरेडी। तो ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद इमिनेंट है फ्लड क्राइसिस, बिकॉज जितनी स्नो हुई है, बारिशें हुई हैं, इस साल फ्लड का इम्कान है। आपकी डिसिल्टिंग और कैनाल्स नहीं हुई है, आपके एम्बैंकमेंट्स को शोर अप नहीं किया गया। अब उससे बड़ा बहरान आ गया आपके पास रमज़ान। रमज़ान में ऑलरेडी रिलीजियस फीलिंग्स हाई होती है और आपके रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो तो लॉकडाउन के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं असेंबली की। देखिए, मॉस्क हो, कांग्रेगेशन हो, जिधर भी हो, लोग तो जमा होंगे। अब ऑब्वियसली जब रिलीजियस फीलिंग्स इन्फ्लेम होती हैं उस वक्त कोई नहीं देखता। जे हमारे पास कभी भी किसी भी इलेक्शन में रिलीजियस पार्टीज ने 11 या 12% से ज़्यादा कभी नहीं उन्हें लिया, लेकिन इसलिए जो हर आदमी मस्जिद में जाता है वो तो उनके लिए वोट नहीं करता, लेकिन उसकी रिलीजियस फीलिंग की वजह से जाता है। तो इनका इन्फ्लुएंस जो है, जो इन्हें हार बैठे हैं और अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से वगैरह वगैरह, ये उनको पास एक मौका मिला है टू गेट देयर दिस थिंग। सो कॉन्फ्रंट्रेशन इज इनएविटेबल। नाउ जब कॉन्फ्रंट्रेशन होगी और अगर कॉन्फ्रंट्रेशन हुई तो यू नो वायलेंस आएगी, तो नेचुरली आपकी अदर पार्टीज कम इनटू इट। इसलिए मैं समझता हूँ उसको फोरस्टॉल कर। अब दूसरी बात, कोर्ट्स आर बीइंग मोर एक्टिव देन नेसेसरी, विद द ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट वर्किंग। मोर एक्टिव देन नेसेसरी, ओके, विद द ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है। सो देयर आर वेरियस वेज you can, under the constitution, the president can declare an emergency, or you can have article 245, give the army this thing, etc. And I think आपके के आर्टिकल में आपने मेंशन किया कि जापान कैन डू इट, जापान कैन डू इट, these are extraordinary circumstances। इसके अलावा गवर्नर कोमो का यहाँ पे जिक्र हुआ था जब कहा गया कि न्यूयॉर्क के साथ क्या करना है, नेशनल गार्ड बुला लिया जी उन्होंने। देखिए, तीसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि आई एम सॉरी टू से दिस ऑन एयर, आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं काम कर रहा होगा, कोर्ट्स नहीं काम कर रहे होंगे, ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा होगा, आपकी वायलेंस इन द स्ट्रीट्स आ जाएगी, तो फिर आप वापस चले जाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर। तब उस दिन के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज फिर आप, so in your opinion the timing is right now, but I want to take the one point जो आपने बेस किया, सुप्रीम कोर्ट ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव, दिस इज इकराम साहब पर्सपेक्टिव ऑन इट। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे? बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी यू नो नाला नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है विद द वर्क दैट इज बीइंग डन। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, और मैं समझता ये हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बर्दाश्त करती है। एक केस और हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्लान्स होने थे फेडरल गवर्नमेंट के जी। असल में हुआ क्या है? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट को ज़ाहिर इत्तलात आती हैं, हर तरफ से इत्तलात आती हैं, और ये इत्तलात खाली जज नहीं भेजते, सेशन जज नहीं भेजते, यकीनन इंटेलिजेंस से भी इत्तलात आती हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। पिछली बार भी हमने देखा कि सबसे बाखबर अगर कोई था इस दुनिया में, इस मुल्क में, पाकिस्तान के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट थी। गली कुछों की पता थी, मौजूदा चीफ जस्टिस को पता है कि नाज़ाबाद में क्या हो रहा है, कितने काउंसिल बंद की गई जी जी। वफाकी हुकूमत के बारे में जो तबसरा है वो बहुत सख्त है, और उसके बाद अगर यूरोप की हुकूमत होती कोई, अगर अमरीकी हुकूमत होती, अगर कोई ऐसी हुकूमत होती जो पार्लिमानी जमहूरियत पर अमल कर रही है, तो शायद सोचती कि बहुत से वज़रा को साफ कर दिया जाए। आई थिंक नासिर साहब, ये भी बड़ा एक हमने देयर वाज ऑलरेडी अ शफल इन द कैबिनेट, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इनपुट। इकराम साहब, यू हैव आल्सो पॉइंटेड आउट कि इमरजेंसी, अगर आप आखिरी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के पास ना जाएं, इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए वक्त पे फैसले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।